और आज अगर क्यू-टिप का आप डिब्बा उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उससे कान साफ किया जाए। तरह तरह के वायरस जागृत हो जाते हैं जो मौसम के बदलाव में और टेम्परेचर के बदलने से आते हैं। कराटे आज ऐसी चीज है जिससे लोगों की इमेज जो है वो जीरो कर देता है। अगर लोगों को लगता है कि जरा सी झपकी आगे कराटे आने लग जाते हैं। पहले अगर हम कान में जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, एयरपॉड्स होती हैं या लीड जिसे कॉमनली बोला जाता है, यह सब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कि ऐसे कौन कौन से प्राणायाम या योगासन हैं जिनसे इन तीनों अंगों को बेहतर और स्वस्थ रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी बीमारी हो और आप नाक में कड़वा तेल लगा लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सत्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप सभी का स्वागत है जिमडी न्यूज में। आँख हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है और बहुत ही खास है। अगर आँख नहीं तो पूरा शरीर बेकार है। लेकिन इसके साथ ही साथ कान, नाक और गला, इन तीनों का भी हमारे शरीर में बेहद योगदान होता है। इसे हम ईएनटी भी कहते हैं कि ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, जो आँख, कान और गला इन तीनों के मर्ज को सही करते हैं। और आज इन्हीं तीनों अंगों से जुड़ी बीमारियों, कैसी बीमारी होती है, इनमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे इसका देखभाल कर ले, इसके साथ हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर राजन भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजन भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ पर। धन्यवाद आप सबका और ख़ासकर जेएमडी न्यूज़ का। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं नाक, कान, गला जो हमारी एक स्पेशलिटी है उसके बारे में आपके साथ एक चर्चा कर सकता हूं। डॉक्टर राजन, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि पहले तो आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय आप खुद अपने बारे में दे दें कि आप कितने सालों से इस ईएनटी स्पेशलिस्ट के तौर पे लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। मैं कानपुर शहर में 25-26 साल से कार्यरत हूँ और मैं उससे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, जहाँ पे मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करी थी, जिसमें एमबीबीएस, एमएस। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया था और उसके बाद से मैं कानपुर में नाक, कान, गला विशेषज्ञ की तरह काम कर रहा हूँ। इस टाइम मैं डायरेक्टर ईएनटी सर्विसेज रीजेंसी अस्पताल हूँ। डॉक्टर राजन, पहला सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए जब भी मौसम परिवर्तित होता है तो कानों में भी इफेक्ट पड़ता है, नाक में भी हम देखते हैं कि बुखार जुकाम हो जाता है और गले में भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी मौसम परिवर्तित होता है इनमें मौसमी बीमारी का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और लोग अक्सर इसमें लापरवाही भी करते हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा कि इस पर बचाव कैसे किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने पूछी है और हम हर साल और साल साल देखते आ रहे हैं कि जैसे ही मौसम बदलाव लाता है उसी टाइम भीड़ लग जाती है लोगों की, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, बुखार की। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि तरह तरह के वायरस जागृत हो जाते हैं जो मौसम के बदलाव में और टेम्परेचर के बदलने से आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको इन समयों में अपने आप को भीड़ से थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा और कोशिश करें कि अगर ये एक मजबूरी बन जाए कि बहुत भीड़ वाले इलाके में जाना है, और आजकल मैंने देखा भी है और मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बहुत सारे लोग भीड़ वाले इलाके में जब जाते हैं तो मास्क भी लगाते हैं, शायद अपने बचाव के लिए भी या एक अच्छे नागरिक होने के का सबूत देते हैं कि अगर उन्हें जुकाम हो रहा है या खांसी हो रही है तो वो चाहते हैं कि उनके कीटाणु दूसरे तक ना पहुंचे, इसलिए मास्क लगाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एकदम मौसम के बदलाव को आप हल्के में ना लें। बहुत ज़्यादा लोगों को मैं देखता हूं कि जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्मी आई, पता चला सारे ऊनी कपड़े उतर गए, एकदम ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया, घरों में एसी चला लिया। इन सब से थोड़ा सा बचें, क्योंकि एकदम से मौसम का बदलाव आता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, मगर एकदम ऐसा नहीं हो जाता कि एकदम आप सब चीज़ों को छोड़ दें और उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको खांसी जुकाम होता है जो आपके गले, नाक और कान सबको प्रभावित करता है।
डॉक्टर अजय, बिल्कुल आपने बात सही, क्योंकि देखिए अक्सर लोग ऐसे ही करते ही हैं कि जैसे ही थोड़ी देखिए अभी गर्मी बढ़ी, अचानक से गीज़र सब बंद कर दिए और ठंडे पानी से और एसी शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि मौसम में परिवर्तन के साथ साथ हम अपनी लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करते हैं तो चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। एक प्रश्न और है, क्योंकि आपने मास्क का जिक्र किया, कोरोना ने हमें मास्किंग को लेकर के बहुत चीज़ें जो है वो बताई थी कि मास्किंग आखिर कितनी ज़रूरी है। हमने देखा था कि 2-2.5 साल तक देश के लोगों ने मास्क लगाए, लेकिन फिर अचानक से उतर गया। आज हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न खान पान को लेकर के भी और अपनी दिनचर्या को लेकर के। देखिए, मैं तो एक छोटा सा इसमें एक अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोरोना ने ही हमें सिखाया कि एक्सरसाइज भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसी को मैं आज भी चला रहा हूँ। मेरे पास एक ऑनलाइन योगा क्लास है जो मैं रोज़, मतलब ये मान के चलिए कि साल में 365 में से 300 दिन तो कम से कम वो क्लास 45 मिनट की ज़रूर करता हूँ, क्योंकि वो ना केवल शरीर के बारे में है, वो बहुत अच्छा 10 मिनट का प्राणायाम भी कराते हैं। ऑल्दो मेडिकल साइंस में प्राणायाम के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है जो मॉडर्न मेडिसिन है, मगर मेरे हिसाब से क्योंकि वो एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें हमारे फेफड़े का कण कण खुल जाता है और उसमें एक अच्छा हवा का और वायु का आदान प्रदान होता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। दूसरी चीज़ आपने खान पान में कही, मेरे ख्याल से आजकल इतनी बात इसके ऊपर हो रही है और हर ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो नाक कान गला है, एलर्जी है, उन सब में एक बात पे बहुत चर्चा होती है जिसे हम कहते हैं फाइबर। और फाइबर का मतलब है कानपुर जैसे शहर में फाइबर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे हर मौसम में कच्ची सब्जियां भरपूर मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं। तो चाहे वो आ, ककड़ी हो, खीरा हो, टमाटर हो, इस तरह की शलगम हो, हर तरह की कच्ची सब्जियां मिलती हैं जो बहुत ही अच्छे विटामिन्स देती हैं, बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट देती हैं और हमको स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्वस्थ रखने में आपने कहा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। योगा की आपने डॉक्टर राजन बात करी। देखिए प्राणायाम से ही हम लोग कहते रहे हैं कि योगा से ही तो होगा, और आपने बड़ा अच्छी बात कही कोरोना से लेकर के कि उस कोरोना ने हमारी जो लाइफस्टाइल थी उसमें ऑनलाइन का सही और सकारात्मक प्रयोग कैसे होता है ये उसने सिखा दिया। अब प्रश्न थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, योगा को लेकर आपने किया ईएनटी, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, और मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से प्राणायाम या योगासन हैं जिनसे इन तीनों अंगों को बेहतर और स्वस्थ रखा जा सकता है। मैं इसमें सिर्फ आपको दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ कि मैं क्योंकि बहुत सारे साइनस के ऑपरेशन करता हूँ और हर साइनस के ऑपरेशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपने ऑपरेशन कर दिया मगर वो हमेशा सफल रहे, नहीं तो आपके ऑपरेशन का नाम खराब होता है और इंसान परेशान हो जाता है कि ऑपरेशन भी करा लिया तो भी फ़ायदा नहीं हुआ या बीमारी वापस आ गई। तो आपको अचंभा होगा कि आज जो हम सालों साल से योग पद्धति में जल नीति कहते थे, वो आज जल नीति उतनी ही कारगर है कि हर साइनस के ऑपरेशन के बाद हम मरीज़ों को एक दबने वाली प्लास्टिक की बोतल देते हैं, उसमें बताते हैं कि रोज़ 500 ml पानी भरो और नाक की रोज़ सवेरे शाम धुलाई करो ऑपरेशन के बाद, अगर तुम्हें अपने नाक को और साइनस को स्वस्थ रखना है। तो ये सोचिए कि दुनिया कितनी गोल है कि जो चीज़ हज़ारों साल पहले हमारे देश में कही गई थी वो वापस मॉडर्न मेडिसिन में आ गई। आज उसका अंग्रेज़ी का नाम हो गया नेज़ल डूश। साथ ही साथ जितने भी सिंगर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें बोलने का बहुत काम होता है, चाहे वो मार्केटिंग के लोग हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, सिंगर्स हैं या टीचर्स हैं, हम सब उनको कहते हैं कि योग करिए, प्राणायाम करिए और गहरी सांस वाली एक्सरसाइजेज या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए अगर आपको अपनी आवाज़ को ठीक रखना है। ये बहुत दो छोटे एग्जाम्पल हैं मगर रोज़ ये मुझे कम से कम 10 बार बताने पड़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि चीज़ों को योगा जो है वो बेहद लाभदायक है, और इसको लेकर के अब देखिए जिस तरह से आपने भी कहा कि योगा क्लासेस आपकी भी है और चीज़ें जो है बहुत योगा से ही
चीज़ें जो है वो आती हैं, धीरे ही आती हैं, लेकिन योगा से काफ़ी कुछ आराम भी मिलता है। डॉक्टर राजन, एक प्रश्न और आपसे रहेगा मेरा कि हमने कहा कि देखिए योगा की आपने भी बात कही कि कहाँ पहले हमने शुरुआत की थी, अब वो फिर घूम के भारतीय पद्धति जो है सामने आई, उसका नाम भी आपने बताया गया, उसको मॉडर्न लाइफ में अलग नाम दे दिया गया है। अक्सर हम घरेलू उपायों की भी बात करते हैं, और अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते होंगे कई प्लेटफॉर्म पे रील्स और शॉर्ट और कई वीडियोस के थ्रू घरेलू रेमेडीज जो हम कहते हैं, घरेलू उपायों के थ्रू कान, नाक और गले के उपचारों की बात की जाती है। तो घरेलू उपचार एक हद तक कितना कारगर है और कितना लाभदायक है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जो अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें जो जिनके नुकसान भी हैं। सबसे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे मैंने अभी आपको योग के बारे में बताया, नाक की धुलाई के बारे में बताया, मगर कुछ जो चीज़ें नुकसानदायक हैं कि कुछ भी हुआ, कान में ज़रा भी दर्द हुआ और पता चला किसी फल की पत्ती का रस डाल दिया, किसी फूल की पत्ती का रस डाल दिया, या गर्म करके कड़वा तेल डाल दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हर जगह काम नहीं करता, ज़्यादा नुकसान कर देता है। बहुत सारी बार तो तेल डालने से कान में फफूंदी लग जाती है और अत्यधिक दर्द और संक्रमण होने का डर रहता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी बीमारी हो और आप नाक में कड़वा तेल लगा लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सत्य नहीं है। देखिए, ये इस तरह के एक कॉमन स्टेटमेंट या ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते। चीज़ें उतनी सरल नहीं है, सीधी नहीं है। हर जगह एक ही चीज़ काम नहीं करती है, तो हमें हर चीज़ को एक पूर्णतया पहले आंकलन करना होता है और फिर उसकी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी दादी या नानी कह गई थी, इसलिए वो पूर्णतया सत्य, ऐसा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपने ये दादी नानी वाली बात छेड़ के मेरा मन थोड़ा विचलित कर दिया है। तो मैं ये चाहूँगा, देखिए दादी नानी जब हमारी भी थी तो मुझे याद है मेरे कान में भी तेल डाला जाता था और खूब कान हिलाया जाता था कि भैया पूरा भर जाए और सही हो जाए। देखो अभी नज़ला या जुकाम हम भाषा में बोले वो ठीक हो जाएगा। और नाक में 2-3 बूंदें डाली जाती थी, जिससे मतलब एक तो छींक आएगी तो सारा जो डस्ट है, जो पॉल्यूशन है, जो कीटाणु है वो बाहर निकल जाए। लेकिन वो नानी दादी जिस मिट्टी बनी थी, आज हम लोग उतने ही है, जनरेशन में बहुत अलग है, खान पान का अलग है। जैसे हमने अभी पहले ही हम बात करते चले आ रहे हैं कि खान पान तो अलग होता ही होता है हमारा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन परामर्श जरूरी है। मैं चाहता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलिए, आपने ये बात कर दी, परामर्श बिल्कुल आवश्यक है। एक अब प्रश्न बच्चों के लिए, जब नवजात बच्चों की अगर हम बात करें या छोटे बच्चों की बात करें जो इतने समझदार नहीं होते, उनमें समझ नहीं होती, उनको ईएनटी से संबंधित बीमारियों से हम कैसे बचा कर सकते हैं? जो हमारे दर्शक हैं, माता पिता हैं, जो वो उनके लिए ये बड़ा कारगर होगा इसका उत्तर। देखिए, मैं फिर 2 या 3 जो मुख्यतः परेशानियां छोटे बच्चों में होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सबसे पहली है, एक तो नवजात बच्चों का सबका सुनाई की जांच होनी चाहिए। इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ हेयरिंग। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ हेयरिंग क्या है? एक बहुत सरल सी जांच होती है कि जैसे ही बच्चा अस्पताल में पैदा हो, उसकी सुनाई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि पैदाइशी उसे सुनाई की कमी तो नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास इतना साइंस का साक्ष्य है कि अगर सुनाई में कमी हम पा लेते हैं तो 1 साल के भीतर भीतर हम उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आगे एक नॉर्मल इंसान की तरह बीतती है। क्योंकि यही बच्चे अगर ध्यान नहीं दिया जाए और ये सुनाई इनकी बने नहीं और 5 साल की उम्र निकल जाए तो ना ये सुन सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, और तब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए नवजातों का सुनाई की जांच बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपने आम तौर पे बोलचाल में सुना भी होगा कि हमारे बच्चे को बहुत टॉन्सिल है। आजकल हम उसी के साथ एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं कि ना केवल टॉन्सिल है पर उनको एडिनॉइड भी है। एडिनॉइड क्या होता है? एडिनॉइड जैसे टॉन्सिल की टिश्यू होती है गले के अंदर, वैसे ही नाक के पीछे की टिश्यू होती है जिसे एडिनॉइड बोलते हैं। वो नाक के पीछे का रास्ता रोकती है, अवरोध पैदा करती है। और ऐसे बच्चे जिनमें एडिनॉइड बड़ा होता है, उसमें वो बच्चे नाक से सांस नहीं ले पाते, मुंह खोल के सांस लेते हैं और रात में खर्राटा लेते हैं। और उन खर्राटों के कारण क्या होता है कि इनकी नींद बच्चों की टूटी टूटी होती है। नतीजा ये है कि इनका अगला दिन खराब निकलता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है।
साथ ही साथ उनका ग्रोथ भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को काम करने के लिए, जो हमारे शरीर में एक अत्यधिक बेहतरीन हार्मोन है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, वो तभी अच्छा बनता है जब बच्चे गहरी नींद में सोते हैं। तो अगर बच्चा 3:30-4 बजे सवेरे गहरी नींद में नहीं सो रहा होगा और नींद उसकी डिस्टर्ब होगी, तो उसका ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, ऐसे बच्चे पनपते नहीं हैं। तो इसलिए टॉन्सिल एडिनोइड की बीमारी बच्चों में बहुत ध्यान रखना होता है। तीसरी चीज़ एक और जो है बच्चों के साथ, कि हर तरह जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, वो पता चला इधर कूद गए पानी में, उधर कूद गए, उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर पानी साफ़ नहीं है, स्विमिंग पूल साफ़ नहीं है, अगर जिस ताल में वो कूदें वो ढंग का नहीं है, तो ऐसे बच्चों के कान में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको कान बहने की समस्या तक हो सकती है। चलिए, आपने काफ़ी बीमारियों के बारे में डॉक्टर राजन जी बताया। अच्छा, एक प्रश्न और ऐसा उठ रहा है, क्योंकि आपने बताया कि बच्चों में ये दिक्कतें आती हैं, क्या ईएनटी से संबंधित बीमारियां जेनेटिक भी हो सकती है? एक बड़ा प्रश्न ये अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे कुछ बीमारियां जिसमें चेहरे के बनाव है, तो कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि साहब हमारे पिताजी को भी इस नाक से सांस लेने की दिक्कत थी, हमें भी है, क्योंकि चेहरे की बनावट जेनेटिक होती है। तो उसमें अगर नाक में हड्डी में टेढ़ापन है तो वो भी आ जाता है। सुनाई की कई बीमारियां जेनेटिक होती हैं, तो बीमारियों में जेनेटिक बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें गले की हैं, आवाज़ की हैं, वो सब में जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए जेनेटिक बीमारियां नाक कान गले की काफ़ी सारी होती हैं। और हम ये सवाल भी पूछते हैं, जैसे सबसे कॉमन जो हमारे पास बीमारी जिसमें फैमिली हिस्ट्री आती है, वो है एलर्जी की बीमारी। कि पता चला माँ बाप को भी छींकने की बीमारी है और बच्चों में भी छींकने की बीमारी, बच्चों में भी दमा बन गया है, क्योंकि फैमिली में रन करता है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये सवाल हम डायरेक्टली मरीज से पूछते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि तो दर्शकों को जिस तरह से आपने बताया कि भाई जेनेटिक बीमारी जो है, डॉक्टर साहब के कहने अनुसार ये जो ईएनटिक बीमारी है ये जेनेटिक भी हो सकती है, दमे की बीमारी हो या फिर कान बहने संबंधित तमाम बीमारी हो। डॉक्टर राजन, आपसे एक और प्रश्न रहेगा, क्योंकि देखिए ज़माना बड़ा मॉडर्न सा हो गया है, टेक्नोलॉजी के साथ हो गया है। कान में लोग जो है ईयरबड्स लगाते घूमते हैं, और एक ईयरबड जो होती है जैसे कान साफ करने के लिए वो लगाते हैं, और मैंने देखा है कि डॉक्टर्स अक्सर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मार्केट में भी ईयरबड्स कान साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा बिकती है। और जो ईयरफोन्स होती हैं, ब्लूटूथ हो गए या फिर कोई भी डिवाइस हो गई कान वाली, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहले ब्लूटूथ डिवाइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम कान में जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, एयरपॉड्स होती हैं या लीड जिसे कॉमनली बोला जाता है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें ध्वनि सीधी कान के पर्दे तक पहुंच रही है, कान में फिल्टरिंग नहीं हो रही है, उतनी ही तेज़ वॉल्यूम से जा रही है। तो इस तरह के लगातार इस्तेमाल करने से जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कुछ समय के बाद सुनाई में कमी भी आ सकती है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कान में आवाज़ें आने लगती हैं जिसे टिनिटस बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली सबसे मुश्किल बात ये होती है कि इस बीमारी टिनिटस से ग्रसित लोगों के साथ सबसे दिक्कत क्या आती है कि ये लोग पूर्णतया ठीक नहीं हो पाते और इनमें आवाज़ हमेशा बनी रहती है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। किसी किसी की नींद तक इसके कारण डिस्टर्बिंग होती है, मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाते ये लोग। तो इसलिए ये लीड जो है बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा, और वो सोशल लेवल पे है और वो मन को बहुत तो ख़राब भी कर देती है। वो ये है कि ये लीड लगा के लोग कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, लीड लगा के रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन का आना पता नहीं चल रहा है, ट्रैफिक का आना पता नहीं चल रहा, और पता चला एक्सीडेंट हो गया, लोगों की जान तक चली जाती है। मैं इसके बारे में लोगों को बहुत आगाह करना चाहता हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। जहाँ तक हो सके, जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके बात करने की वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ पे आप लगाइए, पर इसको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल मत करिए, सिर्फ कान तक इसको सीमित रखिए। बिल्कुल, कान तक सीमित रखना चाहिए। एक डॉक्टर साहब कान से जुड़ा प्रश्न रहेगा मेरा, आपने कई चीज़ें कानों को लेके बताई। अक्सर आपने देखिए जब ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ भी कई जानने वाले हैं, तो
एक बात सामने आती है कि लोग चल रहे हैं, अचानक से कान में सीटी जैसी आवाज़ बजने लगती है, जैसे लोग कहते हैं कान बजना या झुनझुनाना या सनसनाहट सी, एक हल्की धीमी सी सीटी जैसी आवाज़ बजती है। ये क्या किसी बड़ी बीमारी का इशारा है? बिल्कुल है। मैं अभी इसी के ऊपर बात कर रहा था, इसको टिनिटस बोलते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी कान की नस में किसी तरीके की चोट लग गई है, और इसमें सबसे दिक्कत की बात ये होती है कि इसके लिए कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो इंसान हमारे पास बड़ी उम्मीद के साथ आता है कि हम उसको ठीक कर सकेंगे, मगर पता चला कि हम भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते और मरीज़ बहुत मायूस हो जाता है। कभी कभी आपने कहा ये कुछ और चीज़ का परिचायक तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। एक अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं, मेडिकली बोलते हैं यूनिलैटरल टिनिटस, मतलब एक तरफ कान में अगर आवाज़ आ रही है तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि एक तरफ का अगर टिनिटस आ रहा है तो डॉक्टर आपको आपके ब्रेन का एमआरआई कराने के लिए ज़रूर बोलेगा, क्योंकि ब्रेन के एमआरआई से ही वो ये देखना चाहेगा कि आपके सुनने की नस पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली टिनिटस जनरली दोनों तरफ आता है, और अगर एक तरफ आ रहा है तो उसको ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर राजन ने बताया कि अगर इस तरह से अगर आपकी किसी एक साइड के कान में झंझना, जैसे डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया, अगर आ रही है तो लापरवाही मत कीजिए, उसको किसी डॉक्टर्स ईएनटी स्पेशलिस्ट जो आपके आसपास हैं वहाँ पर जाइए और उनसे अपना इसको इलाज करवाइए। एक प्रश्न और, क्योंकि डॉक्टर राजन आपने पहले ही कह दिया था कि सरसों के तेल वाला रह गया था, लेकिन इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के कान में चोट लग जाती है, जैसे कान में कुछ पिन लग गई या कुछ हो गया, तो आजकल लोग थोड़ा से खुद ही अपने आप से ईयर ड्रॉप डाल लेते हैं, या कान में खुजली हो रही है तो ईयर ड्रॉप डाल लिया। वो कितना उससे क्या दिक्कत आ सकती है, और ईयर जो कान सफाई करने के लिए ईयरबड यूज़ होती है उसका कितना ज़्यादा हानिकारक है? दोनों बातें मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को चोट लग जाए कान में, चाहे एक किसी तरह का वायलेंस हो या वैसे, या अपने आप से तीली डंडी लगाने से या किसी भी कारण से, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें कुछ नहीं डालना होता, उस कान को बिल्कुल सूखा रखना होता है, क्योंकि इसमें पर्दे में चोट लग जाती है। उसमें कोई ड्रॉप नहीं डालते, उसमें पानी नहीं जाने देते, और कुछ दवाइयाँ दे के आपको अचंभा होगा कि अगर बड़ी से बड़ी भी कान की चोट हो तो 90 से 95% लोग अगर कान को सूखा रख लें और संक्रमण ना होने दें, वो सब रिकवर कर जाती है। हमारे शरीर में बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि अपने आप से उसको वो ठीक कर सकती है, मगर अगर आपने वहीं पे गलती से कुछ डाल दिया तो कान बहने लग जाएगा और कान खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ईयरबड। अब आपको अचंभा होगा कि जिस काम के लिए सबसे पहले अमेरिका में ईयरबड बना था, उसे एक शब्द यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे जॉनसन ईयरबड बोलते हैं, वहाँ पे उसे क्यू-टिप बोलते हैं। और आज अगर क्यू-टिप का आप डिब्बा उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उससे कान साफ किया जाए, मगर हमारे देश में क्योंकि नियम थोड़े से ढीले होते हैं तो हम जॉनसन ईयरबड आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो कान के लिए बहुत ही ख़राब है। उससे ना केवल कोई कान का मैल नहीं साफ कर पाता, रादर कान के मैल को अंदर लोग धकेल देते हैं और रादर चोट पहुंचा देते हैं। तो मेरी अगर माने तो अगर हमारे घर में ये इस तरह की जॉनसन बड्स हैं तो उससे आप अपने लैपटॉप साफ़ कर लें, अपना चश्मा साफ़ कर लें, मगर कान ना साफ़ करें। तो ईयरबड को लेकर देखिए डॉक्टर राजन ने जिस तरह से बताया हमारे साथ है, उन्होंने जिस तरह से ये बात कही कि भाई ये अमेरिका से हुआ था इसका निजात और शुरुआत, लेकिन ये कान का मैल साफ नहीं करता बल्कि उसको पर्दे की तरफ और ज़्यादा ढकेल देता है। डॉक्टर राजन, एक प्रश्न और रहेगा, क्योंकि देखिए आपने अब कान की बात कर ली, नाक की भी थोड़ा बात कर ली, उस पर भी एक मेरा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले गले को लेकर के बात होगी। देखिए गला जितना बाहर से सुंदर लगता है उसकी अंदर से भी सुंदरता बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बोलने से भी हमारे गले में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गला जो है सुंदरता है, और जब भी हम खाना भी खाते हैं तो भी उसमें कहीं ना कहीं गले पे उसका इम्पैक्ट आता है। और देखते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि कुछ खाने में गले में चुभन हो रही है, और मौसमी बीमारियों में गला सबसे जल्दी इम्पैक्ट करता है। इसकी कैसे देखभाल करें और इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? आपका थोड़ा सा ये एक बड़ा सवाल है, मैं कोशिश करूंगा उसे जितना छोटा कर सकूं। इसमें 3 बातें। सबसे कॉमन जो चीज़ है हमारे उसमें
खाने पीने की पद्धति में एक बदलाव जरूरी है जो लाना चाहिए अगर गले को ठीक रखना है, और वो ये है कि रात का खाना बहुत देरी में नहीं खाना है। क्योंकि अगर आपने रात का खाना खाते ही लेटने की प्रक्रिया शुरू कर दी तो आपका खाना पूरी तरह से पचता नहीं है और आपके पेट का तेजाब ऊपर गले में चढ़ता है और गले में चुभन और परेशानी लाता है। सबसे पहली बात यह है, तो उसको लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। बहुत कॉमन बीमारी है और हमेशा आपको एक गले में फंसेपन का एहसास देता है और लोगों को इसके कारण बहुत टेंशन और परेशानी होती है कि हमारे गले में कुछ हो तो नहीं गया, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग तरह तरह की एंडोस्कोपीज भी कराते हैं। दूसरी है जो हमारे शहर में भी है और दूसरी जगहों पे भी है कि एलर्जी बहुत फैल गई है, और गले की एलर्जी की वजह से हमेशा गले में ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, कुछ अड़चन सी है, और गले को अगर खंकार के साफ कर लें तो अच्छा लगेगा। नतीजा क्या होता है कि हम बार बार गले को खंकारते रहते हैं और गले में उसकी वजह से चोट लग जाती है और आपकी आवाज़ तक खराब हो सकती है। तीसरा जो मुख्य बात है कि आज अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी आंख आप बंद कर दीजिए और एक आवाज़ अगर अमिताभ बच्चन की आएगी, मैं आराम से समझ लूँगा कि ये आवाज़ अमिताभ बच्चन की है, क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी है जो हम सब के ऊपर बिल्कुल उसका वो बन गया है। तो आवाज़ अगर अच्छी होती है तो हम सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं, और आवाज़ का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उनको अपने गले का बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे आप भी हैं जी बिल्कुल, जिनका दिन भर बात करने का काम है, इंटरव्यू लेने का काम है और दिन भर बोलने का काम है। ऐसे ही टीचर्स भी हैं, ऐसे ही वकील भी हैं, ऐसे ही मार्केटिंग करने वाले लोग भी हैं। उन सब लोगों को अपने गले का ध्यान रखना होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गले को सूखने मत दीजिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए। अगर आपको बहुत देर देर तक बोलने का काम है तो मुंह में चूसने वाली कोई चीज़ डाल लीजिए जिससे गले में एक तरावट बनी रहे, और जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ तेज़ बिल्कुल नहीं बोलिए। गला उतनी ही चोट सहन कर सकता है जिसमें जितनी उसकी क्षमता है, उसके बियॉन्ड वो गला ख़राब होने लगेगा और आपकी आवाज़ बैठने लग जाएगी। हल्का सा गुनगुना पानी जो है उस वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक फ्लास्क में गुनगुना पानी थोड़ा सा शहद डाल के रखिए, बहुत बहुत यूज़फुल चीज़ है। डॉक्टर रंजन, देखिए आप जिस तरह से आपने बताया कि गुनगुना पानी सेहत के लिए अच्छा है। हालांकि गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वो हमें कष्ट देता है कि गर्म गर्म पानी पी रहे हैं तो थोड़ा लोगों को परेशानी भी होती है। ठंडा पानी जो है वो अक्सर मना किया जाता है, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। इसके अलावा एक आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया था जो कि हिंदुस्तान में मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को हो गया है और उम्र इसमें कहीं आती नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ खर्राटे को लेकर के। खर्राटे आज ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की इमेज जो है वो ज़ीरो कर देता है। अगर लोगों को लगता है कि जरा सी झपकी आगे खर्राटे आने लग जाते हैं, इसको क्या हम ठीक कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा या किसी प्राणायाम के द्वारा, किस तरह से? पहले थोड़ा ठंडे पानी पे मैं जानना। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ठंडा पानी या गर्म पानी। मेरा अपना मानना यह है कि आपका जो आप पानी पीते हैं वो ना अत्यधिक गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे लोग पानी में बर्फ़ डाल डाल के खूब पीते हैं, और वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे को एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, जैसे हल्का फ्रिज का भी पानी जब बहुत गर्मी हो, क्योंकि बिल्कुल गर्म पानी से तो प्यास ही नहीं बुझती है गर्मियों में, हम जिस तरह के मौसम में, तो हल्का ठंडा पानी। अब आप जहाँ पे आपने पुरानी बातें करी थी, मेरे हिसाब से जो एक घड़े का पानी होता है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़िया होता है, ना वो गर्म होता ना वो ठंडा होता, और उससे प्यास भी बहुत बढ़िया बुझती है, वो बहुत अच्छा होता है। उस तरह का टेम्परेचर पे पानी हो आप बिल्कुल उसको पीजिए। बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालने के पीने की ज़रूरत नहीं है, वो गले को इरिटेट करता है। अब दूसरी बात आपने करी थी खर्राटे को लेकर। देखिए, खर्राटा कोई हंसी की चीज़ नहीं है, ये एक बीमारी है जिसमें बीमारी शुरुआत होती है कि खर्राटे से, जो एक सोशल प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड या वाइफ को खर्राटे आने लगे तो दूसरा आदमी साथ में नहीं सो पाता, कमरे बदलता है, इरिटेशन होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो तो एक सोशल लेवल पे है। यही चीज़ आगे बढ़ जाती है तो एक बीमारी बन जाती है जिसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसमें रात में सोते सोते आपकी नींद टूटती है क्योंकि आपकी सांस में घुटन हो जाती है, और उसका आपके दिल पे, आपके फेफड़ों पे और आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ
आपकी क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पाती है, ऐसे में आप स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाएं या कार चलाएं तो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, आपका फोकस, आपकी सब चीज़ें असर करने लग जाती हैं। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना होता। सबसे पहला काम जो इसमें होता है कि कराटे की बीमारी में आपको अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि थायराइड सही काम कर रहा है या नहीं। दूसरे, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होता है, आपको अपना वज़न कम करिए, आप अपनी एक्सरसाइज पे लाइए। अब अगर आप सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं तो आपको कराटे ज़्यादा आएंगे, इस बात पे पूरा साइंटिफिक एविडेंस है। तो आप देखें, जो लोग कराटे लेते हैं वो जिस दिन ड्रिंक करेंगे उस दिन रात को ज़्यादा कराटे लेते हैं। और उसके बाद इसका कई बार टेस्टिंग भी की जाती है, जिसे स्लीप स्टडी बोलते हैं। और स्लीप स्टडी करने के बाद ये सोचा जाता है कि कराटे को ऑपरेशन द्वारा ठीक करना है या मशीन लगा के ठीक करना है। तो इसके बहुत तरीके होते हैं और वो एक गहन चर्चा का विषय है। बिल्कुल, ये और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो धूम्रपान का सेवन करते हैं वो होशियार हो जाए, कि डॉक्टर साहब ने देखिए सीधे सीधे कह दिया है कि इस पर साइंटिफिक प्रमाण भी हो चुका है कि शराब का सेवन और सिगरेट और मसाले धूम्रपान का सेवन जो है कराटे का एक प्रमुख कारण होता है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न रहेगा, हालांकि दो प्रश्न है, कान का भी है और नाक का भी है, लेकिन सबसे पहले इनहेलर को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा। आजकल लोगों देखता जरा सा नाक थोड़ा जुकाम सा हुआ, इंस्टेड रिलीफ के लिए इनहेलर लिया और इनहेल करने की शुरू कर दिया। ये कितना ज़्यादा लाभदायक है या फिर कितना ज़्यादा घातक है? इसमें दो किस्म के इनहेलर्स होते हैं। एक इनहेलर होता है जो 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं लिया जाता है और वो इमीडिएट रिलीफ देने के लिए होता है, फर्स्ट एड की तरह काम करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसको अपने आप से इस्तेमाल नहीं करते रहिए, नहीं तो उसकी आदत पड़ जाती है और शरीर उसके इतना आदी हो जाता है कि उसके बिना आदमी इंसान जो है नाक से सांस ही नहीं ले पाता, वो एक बीमारी बन जाता है। और दूसरा एक इनहेलर होता है जो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और वो लंबे समय के लिए दिया जा सकता है। मगर ये चीज़ें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप दवा की दुकान पे खुद जाके ले लें और खुद जाके इसका इलाज शुरू कर लें। एक मेडिकल प्रोफेशनल से ही राय लेकर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं, क्योंकि आपने बात बिल्कुल सही कही है, हर दवाई का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है और ये खुद आप नहीं जान सकते कि कहाँ और कितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक प्रश्न और रहेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि ईएनटी से आप क्षेत्र से आते हैं, कान की मशीन को लेकर हम देखते हैं अक्सर बड़े आजकल देखिए इनोवेटिव आ गया, अब छोटी छोटी मशीनें जो हैं वो आ गई हैं कि जो कान के अंदर ही रहती हैं। और मैंने देखा है लोग अक्सर इस पर बड़े, लोगों को भ्रांति है, लोग पुरानी भी मशीन रखते हैं, नई भी रखते हैं, और लोगों को इस पर बड़ा डाउट भी होता है कि ये मशीन सही रहेगी कि नहीं सही रहेगी। और इसका रख रखाव को लेकर मैं कहूँगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर सुनाई की जांच के बाद ये महसूस होता है कि आपकी सुनाई की नसें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि आपको कान की मशीन लगानी है, तो इसके बारे में 2 बार नहीं सोचना है। क्योंकि जो साइंटिफिक प्रमाण है हमारे पास, वो कहता है कि अगर आपकी सुनाई की कमी है एक उम्र के बाद और आपने मशीन नहीं लगाई, तो ना केवल आपकी सुनाई की परेशानी हो जाएगी मगर आपके दिमाग के काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कान की मशीन लगानी है। दूसरे, मैं इस बात को हर फोरम से बोलना चाहता हूँ कि पहले मशीनों का रंग ऐसा होता था जो आपके त्वचा के रंग से मिलता जुलता था, जिससे मशीन दिखे नहीं। मेरे लिए ये सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस रंग की मशीनें हों जो एक अच्छा सुकून वाला रंग हो। हमें किसी को भी, चाहे हमें खुद मशीन लगानी पड़े, उसको लेकर हमारे अंदर कोई शर्म या हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो मशीन लगानी है, और मशीन ना लगाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये दिखेगी तो कितना ख़राब लगेगी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लगाइए। हम चश्मे में भी तो हज़ारों रुपए खर्च करके डिज़ाइनर फ्रेम्स लगाते हैं, ऐसे ही मशीन लगाने में हीनता का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर लगाएं। इसके रख रखाव और देख रेख में अब कोई परेशानी नहीं होती। और आजकल की मशीनें बहुत ही अच्छी किस्म की होती हैं, जिसमें कंप्यूटर चिप लगा होता है, जिससे ये भी करा जा सकता है कि आपकी जिस तरह की सुनाई की कमी है
उसको उस चिप में फीड कर दिया जाता है, तो मशीन बिल्कुल कुदरती कान की तरह काम करती है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से देखिए कान की मशीनों को लेकर के भी जो कई भ्रांतियां रही हैं चीज़ों को लेकर के बुजुर्गों में भी और तो वो अब दूर करी और रखरखाव को लेकर के भी उन्होंने बातें कही। तो जिस तरह से डॉक्टर राजन से आज जी से आज हमने बातचीत करी, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी कुछ जाना होगा, समझा होगा कि किस तरह से आँख कान, नाक और गला यानी ईएनटी को हमें चीज़ें उससे संबंधित बीमारियों से कैसे हमें लापरवाही नहीं बरतनी है और सावधानियां कैसे बना के रखनी है। डॉक्टर राजन भार्गव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और जेएमडी न्यूज़ में ईएनटी से जुड़ी तमाम जो आपने बातें बताई हमारे दर्शकों को, और मैं आशा करता हूं कि आपकी बातों को दर्शक जो है वो मानेंगे, और इसके साथ साथ वो ये भी जानेंगे कि ईएनटी से बचाव बेहद ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आँख भी ज़रूरी है उतनी ज़्यादा नाक, कान और गला भी बेहद आवश्यक है। डॉक्टर राजन भार्गव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। धन्यवाद जेएमडी जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया, और मैं आशा करता हूँ कि अगर मेरी बातें लोगों को पसंद आई हों तो हम ये बार बार और आगे बढ़ाते रहें और चर्चाएं इस पे करें। धन्यवाद।